हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 3 और 4 वीडियो हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड। हम लोगों ने बस शुरू ही किया था, थोड़े थोड़े हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फार्मूला पढ़ना शुरू किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, एक सिंगल स्टॉक का हम लोग रिस्क एंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली हम लोगों ने वो पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर मोर देन 1 स्टॉक होगा, अगर 2 स्टॉक होगा तो उसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेरिएंस। ठीक है, को रिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। कल इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला है दैट अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो मर्ज हो गया है दिसंबर 2021 एग्ज़ाम के साथ। तो सब बहुत पैनिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्यों मर जाए। बिकॉज देखो जेन्युइन सी बात है, सब कोई बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कितने मंथ से कंटिन्यूसली सब कोई पढ़ रहे थे कि हाँ देखो जून में एग्ज़ाम हुआ नहीं, देन वेट करे थे ओके कोई नहीं एक्सटेंड हो गया, ठीक है ऑनलाइन के चलते, देन अक्टूबर में होगा बोले, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अक्टूबर में भी नहीं हो के देन दिसंबर में होना इज़ लाइक मैं भी स्टूडेंट थी, कभी बहुत पेनफुल होता है। आप लोग पढ़ रहे हो बट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते गाइस। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट का डिसीजन है तो हमको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग सोशल मीडिया में इसका उसका वीडियो पे लग के ये सब ना देखिए, और आपका पढ़ाई आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अक्टूबर टर्म में एग्ज़ाम देने के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट। तो आप लोग को थोड़ा रिवीजन का और टाइम मिल गया, आप लोग थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए सो दैट दिसंबर में एग्ज़ाम, अगर आप लोग सोच रहे थे कि मैं कैसे 50% ला के क्लियर करूँ, तो यू गाइज आर ट्राई कि कैसे 60% आए। जो लोग सोच रहे थे रैंक वैंक के लिए, वो लोग सोचे कि कैसे मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा एम्बिशन हाई करके चलो, इस टाइम पे पैनिक करके कोई मतलब नहीं है। यस, जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले थे उनको थोड़ा सा सोचने का ज़रूरी है, बिकॉज उनके साथ अभी कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी इतने टाइम से पढ़ रहे हैं उनके साथ अभी उनको कम्पीट करना पड़ेगा, तो दे विल हैव टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ स्टडिंग। ठीक है, जैसे वो लोग प्रिपेयर करे तो उनको थोड़ा सा हाई लेवल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बाकी ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी तो टाइम भी मिल गया दिसंबर तक, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग वो पर्टिकुलर चैप्टर पहले कवर अप कर लेंगे। ठीक है गाइस, बट पोर्टफोलियो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मैंने शुरू कर दिया तो इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ पे लिखा भी था, देखिए, portfolio refers to investment in different investment tools such as stock, share, bond case in such a proportion so as to earn maximum return with a lower risk। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था डोंट इन्वेस्ट इन ए सिंगल स्टॉक, इन्वेस्ट इन ए पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एमपीटी क्या बोलता है, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करके पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों, वाई, बिकॉज पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है गाइस वो हमेशा वेटेड एवरेज होता है। सपोज 2 स्टॉक है एक्स एंड वाई, इसका रिटर्न है 10%, इसका रिटर्न है 20%, दोनों में आपने 50-50 इन्वेस्ट किया अपना पैसा, तो इसका रिटर्न कितना आएगा 5%, इसका रिटर्न कितना आएगा 10%, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा 15%। दैट इज़ द वेटेड एवरेज रिटर्न। बट क्या बोल रहा है, अगर स्टॉक एक्स का रिस्क था 8%, स्टॉक वाई का रिस्क था 9%, तो इनका जो एवरेज आएगा दैट इज 17/2, 8.5। ये 8.5 ना आके 8.5 से कुछ कम आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे कम होता है। पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वेटेड एवरेज आएगा, बट पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो वेटेड एवरेज से थोड़ा सा कम आएगा। ओके, उसको हम लोग बोल रहे थे रिस्क रिडक्शन, एंड दिस रिस्क रिडक्शन इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एंड दिस बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन कोरिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है, और हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब 2 स्टॉक का हमको रिटर्न एंड रिस्क डेटा दिया जाएगा देन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले अगर आप लोग प्लीज़ अर्लियर वीडियोस नहीं देखें तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा गाइस, आप लोग देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस अगर आप लोग सीरियली जाएंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 3 साल का डेटा लिया है। एक्स एक स्टॉक है, वाई एक स्टॉक है। ठीक है, एक्स का रिटर्न फर्स्ट ईयर में था 60%, देन घट के हो गया 30%, देन घट के हो गया 10%।
तो बताओ एक्स रिस्की है? ऑफ कोर्स रिस्की है, घट रहा है, इसका कुछ माँ बाप नहीं है। अब पहले साल 30% घट गया, फिर 30%, 40% घट गया, ठीक है। एक्स रिस्की है, एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है। उसके बाद वाई देखिए, वाई का रिटर्न था 20%, देन हो गया 50%, देन हो गया 90%। तो इसका भी कुछ ठिकाना नहीं है। हालांकि हमको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है बट ये भी रिस्की है, जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे नीचे भी आ सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, ये दोनों स्टॉक में 50-50 इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, मैंने इसमें भी 50 कर दिया, इसमें भी 50 कर दिया। मुझे दोनों ही स्टॉक रिस्की लगा, मैंने इसमें 50% इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इसमें 50% इन्वेस्ट कर दिया। नाउ पोर्टफोलियो हो गया, ये दोनों स्टॉक का एक्स और वाई का एक पोर्टफोलियो बन गया, राइट। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न हमेशा वेटेड एवरेज होता है, ठीक है। मैंने इसमें आधा इन्वेस्ट किया, इसमें आधा इन्वेस्ट किया, तो इसका रिटर्न कितना होगा 60 × 0.5, इसका रिटर्न कितना होगा 20 × 0.5, दैट इज 30 + 10 कितना होगा रिटर्न 40%। समझ में आया? इसका रिटर्न कितना होगा, इसका आधा प्लस इसका आधा, क्योंकि मैंने आधा आधा पैसा लगाया है, ठीक है। 15 + 25 40%, इसका आधा -5, इसका आधा प्लस 45 -5 40%। तो पोर्टफोलियो रिस्की है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे कांस्टेंट रिटर्न और एवरेज रिटर्न मिल रहा है। ये एक्सेप्शनल केस है कि आपको कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है, बट ये इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा। सपोज ये 40 हुआ, ये 35 होगा, ये 41 होगा, ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएट भी करेगा तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एक एवरेज में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक स्टॉक का रिटर्न ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आपका दूसरा स्टॉक का रिटर्न गाइज ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? तो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। समझ रहे हो? ये अगर स्टॉक एक्स का रिटर्न है, स्टॉक वाई का रिटर्न है, ये एक्स वाई का रिटर्न है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आपका जो यहाँ पे रिस्क कम हो गया ना, समझ रहे हो? यहाँ पे तो कांस्टेंट हो गया बट जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बन गया। ये सबसे अच्छा, इससे अच्छा पोर्टफोलियो कुछ बन नहीं सकता है, ठीक है। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब दोनों स्टॉक को हम लोग मिला दिए, ये रिस्क कम हो गया, घट गया, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक का जितना रिस्क था इसका रिस्क उससे थोड़ा सा कम हो गया। समझ रहे हो क्यों कम हुआ? वाई? बिकॉज एक्स और वाई के बीच में कुछ एक रिलेशन है, ठीक है। उस रिलेशन को बोला जाता है आर, ठीक है। ये कितना कम होगा, ये रिस्क आप लोग का कितना कम होगा एज कंपेरिजन टू द सिंगल स्टॉक, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक, ठीक है। आप लोग का एवरेज रिटर्न आप लोग निकालोगे, उस रिटर्न में आपका रिस्क कितना घटेगा, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। इसलिए हम लोग को कोरिलेशन पढ़ने का ज़रूरत है, बट हर कोरिलेशन में आपका रिस्क कम होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द कोरिलेशन। आपका कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, एंड आर क्या होता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव हो जाता है, परफेक्टली पॉजिटिव हो जाता है, देन रिस्क रिडक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? देखो, दो स्टॉक है एक्स एंड वाई, एक्स का रिटर्न है 20, वाई का है 15, एक्स का 40, 50, 60 एंड 90, ठीक है। एक्स रिस्की ऑफ कोर्स 20, 40, 60 बढ़ता जा रहा है, कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है। वाई भी 15, 50, 90, ये तो और ज़्यादा रिस्की है। तो मैंने दोनों में 50-50 इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, 20 का आधा प्लस 15 का आधा, 10 + 7.5 17.5, लाइक दिस 45 75, ओके। पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न भी वैसे ही डांस कर रहा है, जैसे ये ऊपर ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर ऊपर ही जा रहा है, 17.5, देन 45, देन 75। इसमें कंसिस्टेंसी आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप लोग मार्क कीजिए, जब x बढ़ रहा है तब y भी बढ़ रहा है, जब x और बढ़ रहा है तब y और बढ़ रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं गाइस, दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, और जब दोनों स्टॉक सेम डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो उनका एवरेज भी तो सेम डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो कहाँ से रिस्क कटेगा? रिस्क रिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्स ऊपर जा रहा है, वाई नीचे आ रहा है, तब क्या होता था, इनका एक एवरेज होता था जो रिस्क फ्री या फिर थोड़ा सा कम रिस्क के रिटर्न आता था, राइट। बट एक्स भी ऊपर जा रहा है, वाई भी ऊपर जा रहा है, उसका एवरेज भी तो ऊपर ही जाएगा।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोई भी हमको रिस्क रिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो टोटली डिपेंड करता है आपका रिस्क कितना रिड्यूस होगा, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक। ठीक है, -1 अगर आ रहा है देन उससे बढ़िया पोर्टफोलियो कुछ हो नहीं सकता। मिनिमम रिस्क और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो होता है। -1 से बढ़ता जाएगा 1 से पहले तक अगर रह रहा है देन हमको रिस्क रिडक्शन मिलेगा। जहाँ पे +1 हो गया 0.98 0.99 तक भी आपको कहीं ना कहीं रिस्क रिडक्शन मिलेगा। जहाँ पे परफेक्टली पॉजिटिव हो गया कोरिलेशन, वहाँ पे आपको रिस्क रिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये चीज़? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, कोरिलेशन जितना कम होगा उतना बढ़िया है हमारे लिए। दोनों स्टॉक के बीच कोरिलेशन जितना उल्टा होगा, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक नीचे दूसरा ऊपर, कोरिलेशन दोनों के बीच में जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा, क्योंकि हमारा रिस्क उतना घटेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने सेल्फ नोट लिख दिया है, कोरिलेशन जितना कम होगा रिस्क उतना ज़्यादा घटेगा पोर्टफोलियो का। समझ रहे हो? सो कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इफ R इज इक्वल टू +1 देन रिस्क नहीं घटेगा कभी भी। समझ रहे हो? दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। इफ R इज इक्वल टू -1 देन सबसे ज़्यादा घटेगा रिस्क फ्री और जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, और उसके बीच में रहेगा तो कम ज़्यादा घटेगा। समझ रहे हो? चीज़ क्लियर हुआ? तो ये सब इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोरिलेशन क्या होता है। हम लोग अभी कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, क्यों कोरिलेशन है नहीं लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हमको कैलकुलेशन ही जानना है। बट जो लोग समझना चाहते हैं कि हम लोग कोरिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, उनको मैं समझाना चाहती हूँ। हम लोग अगर सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करके एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं देन हम लोग का रिटर्न तो एवरेज आता है बट रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। और रिस्क कितना कम होगा वो डिपेंड करता है कोरिलेशन पे। आप जितने स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं उस स्टॉक के बीच में कोरिलेशन क्या है, उस कोरिलेशन पे डिपेंड करता है आपका रिस्क कितना कम होगा। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कोरिलेशन। सो बिफोर गोइंग टू कोरिलेशन आपको एक टर्म और जानना पड़ेगा, दैट इज द कोवेरियंस। ठीक है, जब मैंने सेकेंड वीडियो पे आप लोग को सिखाया था वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है और फिर थर्ड वीडियो मैंने सिखाया था वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने आप लोग को क्या कहा था, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हम लोग लेके निकालते थे वेरिएंस, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय n, अगर n है, अगर p है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, n को हटाएंगे p मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उससे हम लोग निकालते थे स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज द रिस्क, राइट। इसको हम लोग कर रहे थे स्क्वायर रूट, राइट। नाउ कोवेरिएंस मतलब जॉइंट वेरिएंस। ठीक है, सिंगल स्टॉक का वेरिएंस कैसे निकाल रहे थे, x अराउंड x बार, राइट। अब जॉइंट वेरिएंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, x अराउंड x बार इंटू y अराउंड y बार, क्योंकि यहाँ पे दो स्टॉक आ गए। ठीक है, सिंगल स्टॉक था तो हम लोग निकाल रहे थे x माइनस एक्स बार, और अगर स्टॉक y तो y माइनस y बार। जब दो स्टॉक मिल गए, दोनों स्टॉक का एट ए टाइम वेरिएंस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द फॉर्मूला इज x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स n। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे तो फॉर्मूला वही है, क्योंकि देखो यहाँ पे x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार कर रहे थे, राइट, दैट इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x के बदले अगर एक स्टॉक और आ गया दैट इज y माइनस वाई बार, तो कोवेरिएंस क्या होगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। इसका ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बहुत है, बट अभी अगर मैं फॉर्मूला समझाने जाऊंगी देन देयर इज नो पॉइंट। आप लोग इतना समझिए, कोवेरिएंस इज द जॉइंट डेविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। ठीक है, ये एक स्टॉक है, इसका एवरेज x बार है, y स्टॉक है, y का मीन क्या होता है y बार। तो x का डेविएशन कितना है उसके एवरेज से, y का डेविएशन कितना है उसके मीन से, दोनों का जॉइंट डेविएशन को हम लोग बोलेंगे कोवेरिएंस। ठीक है, नाउ अगर प्रोबेबिलिटी दिया जाएगा तो n को हटा के इसमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने अर्लियर वीडियोस में बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सो कोवेरिएंस इज द जॉइंट डेविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। ठीक है, नाउ व्हाट इज कोरिलेशन। जब आप कोवेरिएंस निकालोगे, जैसे मैंने वेरिएंस निकाला, ठीक है, और SD निकालने के लिए मैंने वेरिएंस निकाला था, क्योंकि अगर हम लोग उसका समेशन कर रहे थे वो 0 आ रहा था, राइट, एवरेज का समेशन 0 आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उसको स्क्वायर अप करके देन स्क्वायर रूट निकाला था, राइट। लाइकवाइज हम लोग कोवेरिएंस निकाले, बट कोवेरिएंस में क्या होगा, सपोज x स्टॉक का नेचर कुछ और है, सपोज ये मीटर में है और ये केजी में है,
ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, मीटर इंटू केजी में। हमको क्या चाहिए, एक ही फॉर्म में चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार जहाँ था वहाँ पे मैंने अपने अपने रिस्क उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। एक्स माइनस एक्स बार का जो भी नोटेशन होगा वो सिग्मा एक्स से डिवाइड हो जाएगा, वाई माइनस वाई बार का जो भी नोटेशन होगा सिग्मा वाई से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, जो फिगर आएगा वो हमको एब्सोल्यूट नंबर मिलेगा, ठीक है। हमको कोरिलेशन किस में चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर पे चाहिए, ठीक है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। जितना भी डेरिवेशन मैंने बताया, जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको एकदम से भूल जाओ। हमको सिंपली पहला 10 मिनट का वीडियो एकदम से दिमाग से निकाल दो। हमको सिंपली ये चीज़ समझना है, अगर एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करके हम मोर देन वन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग का रिटर्न तो उतना ही रहेगा, एवरेज रहेगा, बट हम लोग का रिस्क कम हो जाएगा। कितना कम होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक, ओके। कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। एंड और एक चीज़ था कोरिलेशन निकालने का रीज़न, बिकॉज कोवेरियंस जो है इसका कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है। ये -∞ से +∞ तक हो सकता है, बट हमको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए डिफाइन करने के लिए कि दोनों के बीच में कोरिलेशन कितना, हमारा रिस्क कितना घटेगा। इसीलिए भी कोरिलेशन आया था आफ्टर कोवेरियंस, ठीक है। दोनों के बीच में अदरवाइज रिलेशन निकालने का बेस्ट चीज़ तो कोवेरियंस ही है, बट क्योंकि लोगों के लिए स्विटेबल होगा इसीलिए कोरिलेशन लाया गया था, ठीक है। तो कोवेरियंस क्या है, जॉइंट डेविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार, ओके। ऑब्वियसली जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा आप लोग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, एन को हटा देंगे, राइट। यहाँ पे फ्यूचर डाटा पे ये फॉर्मूला यूज होगा। एंड कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोवेरियंस ऑफ टू स्टॉक डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ टू स्टॉक, ठीक है। कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, इतना है जो आपको याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। देखिए, पास्ट डेटा के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 5 ईयर्स का आपको डेटा दिया गया है, एक्स का रिटर्न दिया गया है, वाई का रिटर्न दिया गया है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। आप लोग को कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, ईजी है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आपको जानना पड़ेगा, देखो आप लोग के ईजी के लिए बता रही हो, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। नाउ कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स बार जॉइंट डेविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार इंटू वाई अराउंड वाई बार डिवाइड बाय एन, ये था आप लोग का कोवेरियंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर ये डेटा मेरे पास होगा तभी कोवेरियंस कैलकुलेट हो सकता है। एंड सिग्मा एक्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा वाई मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट। और सिग्मा वाई का क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर रूट, राइट। अब इसके लिए मुझे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सिंपल, अगर ये 4 चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया तो हम लोग का कोरिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखिए ईयर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपको रिटर्न दे दिया गया दोनों स्टॉक का 32 14 18 एंड 26 -14 + 11 6 9 सॉरी -6 9 20 एंड 30, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x बार एंड y बार, राइट। x बार क्या होगा, समेशन x डिवाइडेड बाय n, y बार क्या होगा, समेशन y डिवाइडेड बाय n, राइट। तो x और y का टोटल निकाल लीजिए, दैट इज 32 + 18 -14 -6 + 20 कितना आया, 50, यार है आपका 50। वैसे ही समेशन y निकालिए, आएगा आप लोग का 90, क्लियर हुआ। सो दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 90 डिवाइडेड बाय 5,
सो दिस इज 10% एंड दिस इज 18%। आपको x बार एंड y बार मिल गया, राइट। हम लोग अभी क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। समझ रहे हो, ये दो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 32 माइनस 10 x माइनस एक्स बार, 32 माइनस 10 कितना होगा 22, 18 माइनस 10 कितना होगा 8, माइनस 14 माइनस 10, माइनस 14 माइनस 10 कितना होगा -24, माइनस 6 माइनस 10 कितना होगा -16, माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना, 20 माइनस 10 कितना होगा 10। समझ रहे हो, देन y माइनस वाई बार निकलिए, 14 माइनस 18 माइनस 4, 26 माइनस 18 कितना होगा 8, 11 माइनस 18 माइनस 7, 9 माइनस 18 माइनस 9, 13 माइनस 18 इज 12। x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार आपको मिल गया। कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x माइनस वाई बार इंटू वाई माइनस वाई बार, राइट। तो यहाँ पे निकालिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, 22 इंटू 4 इंटू माइनस 4 दैट इज -88, 8 इंटू 8 64, 24 इंटू 7 168, 16 इंटू 9 144, 10 इंटू 12 120। माइनस प्लस को ध्यान में रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। इसका आप लोग निकालेंगे समेशन, ठीक है। निकालिए कितना आ रहा है 64 प्लस 168 प्लस 144 प्लस 120 माइनस 88 दैट इज 408, 408, ठीक है। तो आप लोग को मिल गया, क्या मिल गया बेटा, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मिल गया दैट इज 408। तो आप लोग कोवेरियंस निकाल सकते हैं, कोवेरियंस x कॉमा वाई इज इक्वल टू दिस 408 डिवाइडेड बाय n, n इज इक्वल टू 5, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय 5 करने से कितना आ रहा है 81.6। दिस इज द कोवेरियंस। नाउ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको कोवेरियंस को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई से। अब सिग्मा x एंड सिग्मा y हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए क्या चाहिए हमको, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, राइट। 22 का होल स्क्वायर कितना आता है 484, 8 का होल स्क्वायर 64, 24 का होल स्क्वायर 576, 16 का होल स्क्वायर 256, 10 का होल स्क्वायर 100। समझ रहे हो, इसको सम अप करो। इसका वैसे ही स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 8 इंटू 8 64, 49, 81 एंड 12 इंटू 144, ठीक है। दोनों को सम अप करो, कितना आ रहा है देखो, 484 प्लस 64 प्लस 576 प्लस 256 प्लस 100 कितना आया 1480। इसको ऐड करो, 16 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 144 कितना आया 354, ओके। आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं सिग्मा x इज इक्वल टू, पहले चलो आप लोग जैसे सीखे हो वैसे निकाल लो, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। कितना होगा ये 1480 डिवाइडेड बाय 5, 1480 डिवाइडेड बाय 5 कितना रहे 296। नाउ सिग्मा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 296, राइट। कितना आ रहा है 17.2। वैसे ही आप लोग निकालेंगे सिग्मा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n दैट इज 354 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट, 354 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 8.41। क्लियर हुआ। नाउ आप लोग निकालो कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई दैट इज 81.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स कितना है 17.2 इंटू सिग्मा वाई कितना है 8.41 इज इक्वल टू 17.2 इंटू 8.41 कितना आ रहा है 144.65 दैट इज 81.6 डिवाइडेड बाय 144.65 इज इक्वल टू 0.56।
दिस इज़ द कोरिलेशन। समझ रहे हो? तो आपको एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस आता ही है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए देंगे, कोरिलेशन कैलकुलेशन करने के लिए दिया। तो अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था सारा कैलकुलेशन इसमें आ गया, राइट। अभी तक हम लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट करना सीखा था, हम लोगों ने रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा था। अभी हम लोगों ने कोवेरिएंस पढ़ा, कोरिलेशन पढ़ा। तो एक कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कोवेरिएंस भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, देन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, राइट। तो सारे कैलकुलेशन एक ही सम में आप लोग का आ गया। क्लियर है? ये तो पास्ट डेटा के बेसिस पे था। अगर फ्यूचर डेटा होता, मैं सम नहीं करा रही हूँ, हम लोग स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो उसमें ऑफकोर्स आएंगे पास्ट एंड फ्यूचर डेटा। अगर फ्यूचर डेटा होता तो फॉर्मूला क्या होता, बस मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। देखिए, अगर फ्यूचर डेटा होता तो फॉर्मूला कैसे होता, देखिए, कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स अराउंड एक्स बार इंटू वाई अराउंड वाई बार डिवाइडेड बाय एन कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी समेशन पी इंटू दिस, ये कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड वाई का क्या होगा, समेशन पी इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ रहे हो? ये दोनों मैंने पहले ही बता दिया था। अभी देखो, जहाँ पे नॉर्मली जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, एन हटा दो, पी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। एन हटा दो, पी मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? दैट मीन्स जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रहा है वहाँ पे हम लोग एवरेज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम लोग डिराइव कर रहे हैं सब चीज़, यहाँ पे कैसे डिराइव होगा, यहाँ पे x माइनस एक्स बार निकालेंगे, y माइनस वाई बार निकालेंगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार जहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग p मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? देन x माइनस एक्स बार जब निकालेंगे p मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस वाई बार जब निकालेंगे p मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको देन ये डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n ये करने की ज़रूरत नहीं है। और x में भी आप p इंटू एक्स निकालेंगे, y में भी p इंटू वाई निकालेंगे। समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, या फिर जो लोग मेरे अर्लियर वीडियोस देखे उनको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं तो जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा फ्यूचर डेटा पे कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, अगर स्टडी मेट में कुछ क्वेश्चन है तो करेंगे, अदरवाइज हम लोग जाएंगे पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर का थीम है। अभी तक तो हम लोग इसीलिए ही पढ़ रहे थे क्योंकि हमको जानना था कि रिटर्न रिस्क कैसे होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया स्टॉक का रिटर्न एंड रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, देन दो स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, दो स्टॉक का रिस्क कोवेरिएंस कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होगा। अब हम लोग जाएंगे पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क पे, जो कि एक्चुअली में हमको एग्जाम में पूछता है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालिए, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालिए, दोनों पोर्टफोलियो में आप कौन सा पोर्टफोलियो चूज करेंगे। ऑफकोर्स इसका रिटर्न ज़्यादा होगा, जिसका रिस्क कम होगा। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोर्टफोलियो का रिटर्न तो ऑफकोर्स वेटेड एवरेज होता है, मैंने बता दिया, बट पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। देन हम लोग कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर द वीडियो। Thank you, bye bye, take care, all the best.